नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम एक बेहद सस्ते, मामूली से हार्डवेयर को लेंगे और देखेंगे कि क्या उसे एक असली परफॉर्मेंस बीस्ट में बदला जा सकता है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ $170 यानी करीब 14,000 रुपये का एक छोटा सा पीसी सच में एक हाई एंड गेमिंग मशीन बन सकता है? चलिए इस पूरी पड़ताल में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। ये छोटा सा बजट फ्रेंडली पीसी जिसमें कुछ वाकई गंभीर कमियां हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस सस्ते पीसी के अंदर आखिर है क्या। सबसे पहले तो एक NVIDIA GTX 1050 Ti ग्राफिक्स कार्ड। और मजे की बात यह है कि इसका पंखा भी टूटा हुआ है। मतलब ये कि जैसे ही थोड़ी गेमिंग शुरू होगी ये गर्म होकर खुद ही स्लो हो जाएगा। फिर है सिर्फ 8 GB की सिंगल चैनल रैम, जो प्रोसेसर को आप कह सकते हैं एक हाथ से लड़ने पर मजबूर कर रही है। और ऊपर से एक ऐसी पावर सप्लाई जिसकी वॉट रेटिंग पर कोई भरोसा ही नहीं। सच कहूं तो ये शुरुआत काफी मुश्किल लग रही है। तो नतीजा क्या निकला? देखिए, ये पीसी कुछ हल्के फुल्के ई स्पोर्ट्स गेम्स तो जैसे तैसे चला लेता था, लेकिन जैसे ही कोई ग्राफिकली डिमांडिंग गेम मतलब AAA टाइटल्स की बारी आती थी, ये सिस्टम पूरी तरह से घुटने टेक देता था। तो अब शुरू होता है इसे बदलने का मिशन। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें इसके लगभग हर अंदरूनी हिस्से को बदलना पड़ेगा, एक एक करके। हमारा अपग्रेड का रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव आएगा ग्राफिक्स कार्ड से। उसके बाद मदरबोर्ड और CPU, जो इस पूरे ऑपरेशन का नया दिमाग होंगे। और आखिर में रैम, ताकि सब कुछ मिलकर पूरी रफ्तार से काम कर सके। और ये देखिए, ये स्क्रीन साफ दिखाती है कि ग्राफिक्स पावर में कितनी बड़ी छलांग लगाई गई है। हम पुराने GTX 1050 Ti से सीधे एक ब्रांड न्यू RTX 5060 पर जा रहे हैं। VRAM दुगुना हो गया और आर्किटेक्चर इतना मॉडर्न है कि जहां पुराना कार्ड 1080p पर हाफ रहा था, वहीं नया कार्ड 1440p और यहां तक कि 4K गेमिंग के लिए भी तैयार है। लेकिन रुकिए, ये सब इतना आसान भी नहीं है। हम एक मिनी ITX केस में काम कर रहे हैं। इसका मतलब है बहुत ही कम जगह है, जिसके कारण कूलिंग और सारे पार्ट्स को फिट करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। तो इस छोटी सी जगह के लिए जिनुआ B450i मदरबोर्ड चुना गया। और एक मजेदार बात यह है कि इसका चिपसेट रिसाइकल किया हुआ है। CPU के लिए पहले से मौजूद Ryzen 7 5700G का ही इस्तेमाल हुआ। ये एक समझदारी भरा फैसला था, क्योंकि ये प्रोसेसर आज भी काफ़ी पावरफुल है और इससे बजट को कंट्रोल में रखने में भी मदद मिली। लेकिन ये सब महंगे और पावरफुल पार्ट्स तब तक बेकार हैं जब तक उन्हें सही सपोर्ट न मिले। तो अब बात करते हैं उन नींव के पत्थरों की, जो इस नए बिल्ड को सुरक्षित और मजबूत बनाएंगे। ओरिजिनल पावर सप्लाई के बारे में ये कहना बिल्कुल सही है। वो नकली वॉट रेटिंग वाली यूनिट इस नए पावरफुल सेटअप के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी। उसे बदलना सबसे ज़रूरी कामों में से एक था। तो इस नींव को मजबूत करने के लिए रैम को 16 GB डुअल चैनल किट में अपग्रेड किया गया। इससे प्रोसेसर को मेमोरी तक पहुंचने के लिए 2 गुना बैंडविड्थ मिलता है, जिससे परफॉर्मेंस में जबरदस्त सुधार होता है। पावर सप्लाई को एक भरोसेमंद 600 वॉट FSP यूनिट से बदला गया और स्टोरेज के लिए मौजूदा NVMe SSD का ही फिर से इस्तेमाल कर लिया गया। और इन सभी अपग्रेड्स के बाद इस पूरे बिल्ड की कुल लागत पहुंच गई $754 पर। हाँ, ये ओरिजिनल $170 की कीमत से बहुत बहुत ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये परफॉर्मेंस इस कीमत के लायक है? तो अब आता है वो पल जिसका हम सभी को इंतजार था। चलिए देखते हैं कि इस भारी भरकम निवेश और मेहनत का क्या अविश्वसनीय नतीजा निकला। और ये चार्ट ये सब कुछ बयां कर देता है। साइबरपंक 2077 जैसा भारी भरकम गेम, जहां पुराना पीसी मुश्किल से 30 FPS के लिए तरस रहा था, वहीं ये अपग्रेडेड मशीन 200 से भी ज्यादा FPS दे रही है। 200 से ज्यादा, ये जमीन आसमान का फर्क है। और ये सिर्फ एक गेम की बात नहीं है। फोर्टनाइट में 1080p पर लगभग 140 FPS मिल रहे हैं। यहां तक कि माइनक्राफ्ट में शेडर्स के साथ 1440p पर 100 FPS से भी ज्यादा। और साइबरपंक भी 1440p पर लगभग 150 FPS पर मक्खन की तरह चल रहा है। क्रिएटर खुद इन नतीजों से हैरान और बेहद खुश थे, और ये वाकया इस प्रोजेक्ट की सफलता को पूरी तरह से बयान करता है। ये वाकई परफॉर्मेंस में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। तो अब समय आ गया है इस अविश्वसनीय परफॉर्मेंस को इसकी बड़ी कीमत के सामने तौलने का। चलिए फाइनल एनालिसिस करते हैं। तो यहां पर एक सीधा सा हिसाब है। फायदे ये हैं कि ये पीसी छोटा है, कहीं भी ले जाने में आसान है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है।
लेकिन नुकसान ये है कि यह महंगा है, इसमें कूलिंग की समस्या हो सकती है और भविष्य के अपग्रेड के लिए गुंजाइश भी कम है। तो इस पूरे सफ़र से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? वो ये है कि एक सस्ता पीसी भी सही अपग्रेड के साथ पावरफुल बन सकता है, लेकिन अगर कॉम्पैक्ट ITX सिस्टम बनाना है तो उसके लिए एक प्रीमियम कीमत चुकानी ही पड़ती है। तो सवाल यही रह जाता है, एक छोटा सा पीसी जिसमें बेहिसाब ताकत हो, क्या उसका छोटा साइज उसकी बढ़ी हुई कीमत को सही ठहराता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो सकता है।